नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं प्रश्नकाल विशेष। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन रहा। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवालों के जवाब संबंधित मंत्रालयों की ओर से पूछे गए। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने आज 8 मंत्रालयों से जुड़े सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। इस समय आप अपने टीवी स्क्रीन पर उन सभी 8 मंत्रालयों के नाम देख रहे हैं। और अब बात लोकसभा में प्रश्नकाल की। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 11 मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। और इस समय लोकसभा के 11 मंत्रालयों के नाम आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिनसे आज माननीय सांसदों के द्वारा सवाल पूछे गए। संसद की कार्रवाई में प्रश्नकाल बेहद महत्वपूर्ण होता है। हर रोज जब संसद की कार्रवाई होती है, संसद में अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े तमाम सवाल पूछे जाते हैं। प्रश्नकाल विशेष में हम प्रश्नकाल के दौरान कुछ मंत्रालयों से पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों और उससे जुड़े जवाबों को आप तक पहुंचाते हैं। सांसद सीआर पाटिल ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से प्रमुख कृषि योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछा। प्रश्न के माध्यम से 3 वर्षों के दौरान शुरू की गई प्रमुख कृषि योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के संबंध में जानकारी मांगी गई। साथ ही कृषि क्षेत्र में सफलता के ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी संबंधी हस्तक्षेपों से छोटे किसानों को काफी लाभ हुआ है। सांसद सीआर पाटिल ने यह भी जानना चाहा कि अप्रत्याशित परिस्थितियों से किसानों की रक्षा के लिए कार्यान्वित की गई बीमा योजनाओं और सुरक्षा नेट का ब्यौरा किया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन को बताया कि भारत सरकार देश में किसानों के कल्याण के लिए व्यापक योजनाएं और कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है। इन योजनाओं में ऋण, बीमा, आय सहायता, बुनियादी ढांचा, बागवानी सहित फसलें, बीज, मशीनीकरण, विपणन, जैविक और प्राकृतिक खेती, किसान समूह, सिंचाई, विस्तार, किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीदी, डिजिटल कृषि आदि संपूर्ण स्पेक्ट्रम को शामिल किया गया है। इसके साथ ही कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजनाओं, पहलों का संक्षिप्त विवरण भी सदन पटल पर रखा गया। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ब्याज छूट योजना और किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्ति अभियान, 10,000 किसानों उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन, कृषि अवसंरचना कोष, राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, न्यूनतम समर्थन मूल्य, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष यानी श्री अन्न वर्ष, कृषि में ड्रोन प्रगति को बढ़ावा शामिल हैं। भारत विश्व में कृषि उत्पादों का निर्यात करने वाले टॉप 10 देशों में शामिल है। 2014 में देश का कृषि बजट 25,000 करोड़ रुपए था, जो 2023-24 में बढ़कर 1,25,000 करोड़ रुपए हो गया। अब कृषि बजट गांव, गरीब और किसान की प्रगति को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। कृषि क्षेत्र में भारत के बढ़ते रुतबे की वानगी ये है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया है। 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 19% था। उद्योगों के लिए कच्चा माल सप्लाई करने के साथ ही कृषि क्षेत्र में देश की 40% आबादी को रोजगार मुहैया करवाया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अब तक 1.25 लाख मामलों में किसानों को मुआवजा मिल चुका है। कृषि उड़ान और किसान रेल योजना के अंतर्गत किसानों को न सिर्फ देश के दूसरे शहरों से जोड़ा जा रहा है, बल्कि उनके कृषि उत्पाद विदेशी बाजारों में पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा धनराशि 13 किश्तों में किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। देश के किसानों को 4% प्रति वर्ष ब्याज दर पर किसान क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे हैं। कृषकों के साथ ही अब पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे हैं। सांसद ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से प्रमुख कृषि योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछा। प्रश्न के माध्यम से उन्होंने पूछा
कि राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिशन के अंतर्गत आज की तारीख तक कुल कितने मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं? क्या सरकार द्वारा जिला और ब्लॉक स्तर पर मृदा परीक्षण की सुविधा के लिए उपाय किए गए हैं? साथ ही उन्होंने ये भी जानना चाहा कि क्या मिट्टी की नियमित जांच सुनिश्चित करने और उर्वरकों के उचित उपयोग के बारे में किसानों को सूचना प्रदान करने के लिए सुदृढ़ निगरानी तंत्र विद्यमान है। प्रश्न का उत्तर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिया। उत्तर के अनुसार इस योजना के तहत 2014-15 से अब तक पंजाब सहित देश भर में 23.59 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं। जहां तक पंजाब की बात है तो राज्य में 26.20 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। उत्तर के माध्यम से ये भी बताया गया कि सरकार जिला और ब्लॉक स्तर पर मिट्टी परीक्षण की सुविधा के लिए पर्याप्त उपाय कर रही है। योजना के तहत स्टैटिक और मोबाइल मृदा परीक्षण योजनाएं स्थापित करने के लिए प्रति प्रयोगशाला 75 लाख रुपए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं यानी कि VLSTL स्थापित करने के लिए 1.50 लाख रुपए प्रदान करने का भी प्रावधान है। साल 2014-15 से राज्यों में कुल 8,272 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं, जिनमें से 1,068 स्टैटिक, 163 मोबाइल, 6,376 मिनी और 665 ग्राम स्तरीय मृदा प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्य संस्थानों में 1,076 मिनी सॉइल परीक्षण प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गई हैं। स्वास्थ्य मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल के माध्यम से योजना के एग्जीक्यूशन की निगरानी कर रही है, जिसे रियल टाइम के आधार पर अपडेट किया जाता है। योजना अपने लक्ष्य के मुताबिक चल रही है या नहीं, इसकी प्रगति की जांच नियमित रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस, भौतिक बैठकों, राज्य दौरों आदि के माध्यम से की जाती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार फसल आधारित उर्वरक उपयोग की सलाह समय समय पर राज्य सरकारों, कृषि विज्ञान केंद्रों यानी कि KVK और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसियों यानी ATM नेटवर्क के माध्यम से किसानों को जारी की जाती है। साल 2015 से योजना के तहत राज्य सरकारों के माध्यम से लगभग 6.45 लाख डेमो, 93,781 किसान प्रशिक्षण और 7,425 किसान मेले आयोजित किए गए हैं। केंद्र सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड मिशन की शुरुआत वर्ष 2015 में की थी। 2022-23 से इस स्कीम को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत चलाया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत देश के सभी किसानों को कवर किया गया है। साथ ही देश के प्रत्येक किसान को 3 वर्ष में एक बार सॉइल हेल्थ कार्ड देना सुनिश्चित किया गया है। 14 मार्च 2023 तक के आंकड़ों के मुताबिक सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की साइकिल 1 यानी 2015 से 2017 तक में 10.74 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की दूसरी साइकिल 2017 से 2019 तक में 12.19 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए। वर्ष 2019-20 में मॉडल विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत 23.71 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए। सांसद M शनमुगम ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से आयुष्मान भव अभियान के ब्यौरे से संबंधित प्रश्न पूछा। सांसद ने पूछा कि क्या हेल्थ फॉर ऑल का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, क्या आयुष्मान भव नामक एक नया अभियान आरंभ किया गया है, कितने लाभार्थियों को आयुष्मान भव कार्ड जारी किए गए हैं, साथ ही गरीब और उपेक्षित लोगों तक स्वास्थ्य परिचर्या की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु किए गए उपायों का ब्यौरा किया है। प्रश्न का उत्तर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से दिया गया। मंत्रालय ने जानकारी दी कि साल 2017 में तैयार की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं तक सभी की पहुंच प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। ये नीति समानता, अफोर्डेबिलिटी, सार्वभौमिकता, रोगी पर पूरा ध्यान और उसकी देखभाल की गुणवत्ता तथा जवाबदेही के प्रमुख सिद्धांतों पर केंद्रित है। मंत्रालय ने जानकारी दी कि सरकार ने 4 मिशन मोड परियोजनाएं शुरू की हैं। ये योजनाएं हैं PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो कि पहले आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना थी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अर्थात PMJAY,
और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भव अभियान की परिकल्पना प्रधानमंत्री की पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने और समाज में हर किसी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच के आधार पर की गई है। उत्तर में बताया गया कि 28 नवंबर तक देश भर में 3,24,031 लोगों को आयुष्मान कार्ड मिल चुके हैं। इनमें से कुछ राज्यों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 1,45,78,010, गुजरात में 18,09,370, महाराष्ट्र में 66,45,039, मध्य प्रदेश में 1,48,903 है। प्रश्न के उत्तर में गरीबों और वंचितों तक स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आयुष्मान भारत के अलावा अन्य उठाए गए स्वास्थ्य उपाय भी गिनाए गए हैं। प्रत्यक्ष लागत और जेब से खर्च दोनों को कम करने के लिए फ्री डायग्नोस्टिक सर्विस इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। निशुल्क औषधि सेवा पहल के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में आने वाले सभी रोगियों को गुणवत्तापूर्ण आवश्यक औषधियां निशुल्क प्रदान की जाती हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत डायलिसिस सेवाएं प्रदान करके जिला अस्पतालों को मजबूत करने की परिकल्पना की गई है। भारत सरकार ने इन स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों की गुणवत्ता की निगरानी के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक यानी NQAS लॉन्च किया है। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा, मोबाइल मेडिकल इकाइयों का विस्तार, भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज 1 और 2, ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, RNTCP के तहत टीबी का मुफ्त इलाज, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया गया है। आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 सितंबर 2023 को की थी। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से हेल्थ केयर फॉर ऑल एवं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में ये बड़ी पहल है। आयुष्मान भव कैंपेन का लक्ष्य देश में स्वस्थ गांव एवं स्वस्थ ग्राम पंचायतों की आधारशिला रखना है। इस अभियान के 3 आधार हैं। पहला, आयुष्मान आपके द्वार 3.0, दूसरा, हेल्थ और वेलनेस सेंटर एवं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में आयुष्मान मेला और तीसरा, गांव और पंचायत स्तर पर आयुष्मान सभाएं। आयुष्मान आपके द्वार अभियान की शुरुआत 1 मार्च 2021 को देश के 33 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में की गई थी। इसके तहत आयुष्मान कार्ड बनाने का काम किया गया। इसके बाद आयुष्मान आपके द्वार 2.0 कैंपेन 1 अगस्त 2022 को शुरू किया गया। वित्त वर्ष 2022-23 में 10 करोड़ आयुष्मान कार्ड और बने। आयुष्मान आपके द्वार 3.0 अभियान की शुरुआत 17 सितंबर 2023 को हुई। काबिल गौर बात यह है कि 13 से 19 सितंबर तक सिर्फ 3 दिनों के भीतर देश भर में 30,000 आयुष्मान मेलों का आयोजन किया गया। 3 दिनों में आयुष्मान भव अभियान के अंतर्गत 2.6 लाख मरीजों का रजिस्ट्रेशन हुआ, 8 लाख लोगों का निशुल्क इलाज हुआ और 10 लाख लोगों को मुफ्त दवाइयां प्रदान की गई। इन्हीं 3 दिनों के दौरान 80,000 लोगों ने अंगदान की शपथ ली। सांसद डॉक्टर एम तंबी दुरई ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय से देश में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की स्थापना से संबंधित प्रश्न पूछा। सांसद ने पूछा कि क्या कुछ राज्यों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र स्थापित होना बाकी है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। सभी राज्यों में ऐसे केंद्र स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं। साथ ही पिछले 3 वर्षों के दौरान इन केंद्रों से लोगों को प्राप्त हुए लाभ का वर्षवार ब्यौरा क्या है। रसायन और उर्वरक मंत्री भगवंत खुबा ने लिखित जवाब में बताया कि सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJP के अंतर्गत शामिल किया गया है। 30 नवंबर 2023 तक 10,006 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र PMBJ के देश भर में खोले गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJP के तहत 31 अक्टूबर 2023 तक देश के 785 जिलों में से 753 जिलों को कवर कर लिया गया है।
पीएमबीआई ने हाल ही में देश के विभिन्न जिलों से ऑनलाइन आवेदन भी आमंत्रित किए हैं, जहां इन केंद्रों का कवरेज कम है। सरकारी अस्पताल, नगर निकाय, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारें भी इन जिलों में जन औषधि केंद्रों की स्थापना के लिए अपना प्रस्ताव भेज सकती हैं। पिछले 9 सालों में इस योजना की वार्षिक बिक्री में 150 गुना की अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान पीएमबीआई ने पिछले वर्ष की तुलना में 40% की वृद्धि के साथ लगभग 1236 करोड़ रुपए की जन औषधि दवाओं की बिक्री की है और इससे नागरिकों को लगभग 7,416 करोड़ रुपए की बचत हुई है। फिलहाल साल 2023-24 के लिए अनुमानित बिक्री का लक्ष्य 1,400 करोड़ रुपए रखा गया है और ये योजना जनता के भरोसे और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही पिछले 9 सालों के दौरान पीएमबीआई योजना के अंतर्गत नागरिकों के लिए लगभग 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। ये योजना हर दिन हर खरीद पर नागरिकों को धन की बचत करने में न सिर्फ सक्षम बना रही है, बल्कि उन लोगों के लिए फायदेमंद भी साबित हुई है जिन्हें गंभीर बीमारी के लिए दवाओं का उपयोग करना पड़ता है। अनुमान के मुताबिक आज देश भर में औसतन 10 से 12 लाख लोग रोजाना जन औषधि केंद्रों का दौरा करते हैं। 2014 तक देश के चुनिंदा राज्यों में सिर्फ 80 जन औषधि केंद्र चल रहे थे। 30 नवंबर 2023 तक देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़कर 10,000 से ज्यादा हो गई। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के अंतर्गत देश के सभी 764 जिलों को कवर किया गया है। सबसे खास बात ये कि जन औषधि केंद्रों में कैंसर और डायबिटीज जैसे रोगों समेत सभी दवाइयों की कीमत ब्रांडेड कंपनियों की तुलना में 50 से 90% तक कम है। जन औषधि केंद्रों के बढ़ते नेटवर्क की वजह से देशवासियों के 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हुई है। महिलाओं के स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार 27 अगस्त 2019 से सिर्फ ₹1 में सुविधा सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवा रही है। 30 नवंबर 2023 तक देश में 47.87 करोड़ रुपए के सुविधा नैपकिन्स की बिक्री हो गई है। यही नहीं, अगस्त 2019 से जन औषधि सुगम नाम का मोबाइल ऐप भी उपलब्ध है। इस ऐप के जरिए आप गूगल मैप की मदद से नजदीकी जन औषधि केंद्र और वहां मौजूद दवाइयों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस परियोजना के तहत जनता को 1,965 तरह की दवाइयां और 293 तरह के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इनमें नई दवाइयों के साथ ही प्रोटीन पाउडर, मॉल्ट बेस्ड फूड सप्लीमेंट्स, प्रोटीन बार, इम्यूनिटी बार, सैनिटाइजर, मास्क, ग्लूकोमीटर और ऑक्सीमीटर भी शामिल हैं। जन औषधि केंद्रों में दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गुरुग्राम, चेन्नई, गुवाहाटी और सूरत में आईटी सुविधाओं से युक्त वेयर हाउस स्थापित किए गए हैं। सांसद मुकुल बालकृष्ण वासनिक ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से वर्ष 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदमों से संबंधित प्रश्न पूछा। सांसद ने साल 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लक्ष्य की जानकारी मांगी। गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा किया है। साथ ही देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से पूरा किए जाने के लिए उठाए गए कदम के बारे में भी जानकारी मांगी। विद्युत और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए स्पष्ट किया कि भारत 2030 तक अपनी स्थापित स्रोत उत्पादन क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से प्राप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की राह पर है। अब तक देश में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से कुल 186.46 गीगावाट क्षमता स्थापित की जा चुकी है। 31 अक्टूबर 2023 को 7.48 गीगावाट परमाणु ऊर्जा शामिल की गई है।
इसके अलावा 114.08 गीगावाट क्षमता कार्यान्वयन के अधीन है और 55.13 गीगावाट क्षमता निविदा के अधीन। गैर जीवाश्म बिजली क्षमता मार्च 2014 में 32.54% से बढ़कर अक्टूबर 2023 में 43.82% हो गई है। सरकार ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देना, 30 जून 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन ऊर्जा की अंतर राज्य बिक्री के लिए अंतर राज्य ट्रांसमिशन सिस्टम शुल्क की छूट देना, 2029-30 तक वितरण कंपनियों सहित नामित उपभोक्ताओं द्वारा गैर जीवाश्म संसाधनों की खपत का न्यूनतम हिस्सा निर्दिष्ट करना, बड़े पैमाने पर आरई परियोजना की स्थापना के लिए आरई डेवलपर्स को भूमि और ट्रांसमिशन प्रदान करने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की स्थापना करना, साथ ही प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान सोलर रूफटॉप चरण 2, 12,000 मेगावाट CPSU योजना चरण 2 जैसी योजनाएं भी सम्मिलित हैं। नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के तहत नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाना और नए सब स्टेशन क्षमता को बनाना है और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया है। भारत ने 2070 तक नेट जीरो एमिशंस का लक्ष्य रखा है। भारत ने 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता 500 गीगावाट तक बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा है। इसमें सौर ऊर्जा की क्षमता 280 गीगावाट तक और पवन ऊर्जा की क्षमता 140 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य है। भारत ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन 1 बिलियन टन तक घटाने का भी लक्ष्य रखा है। भारत क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के ग्लोबल मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ पर लगातार जोर दे रहा है। नई दिल्ली में संपन्न हुए G20 और उसके अंतर्गत P20 शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों को इस मिशन के बारे में विस्तार से अवगत करवाया गया। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, मिशन इनोवेशन एवं इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी क्लीन एवं ग्रीन एनर्जी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रश्नकाल के अलावा राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई में आज क्या कुछ खास रहा, उस पर भी डाल लेते हैं एक बार नजर। लोकसभा में कार्रवाई की शुरुआत प्रश्नकाल से होती है। आज प्रश्नकाल सुचारू रूप से चला और सदस्यों ने सूचीबद्ध सवाल पूछे, जिनका जवाब संबंधित मंत्रियों ने दिया। दोपहर 12 बजे शून्यकाल के दौरान सदस्यों ने अपने संसदीय क्षेत्रों के मुद्दों को रखा। लंच के बाद लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 एवं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा शुरू हुई। ये चर्चा बुधवार को भी जारी रहेगी। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन उच्च सदन यानी राज्यसभा में संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चली। राज्यसभा में कार्रवाई की शुरुआत शून्यकाल से होती है, जिसमें सांसदों ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी अपनी बातें रखी। दोपहर 12 बजे प्रश्नकाल की शुरुआत हुई, जिसमें सांसदों ने सूचीबद्ध सवाल पूछे। भोजन के पश्चात उच्च सदन में देश में आर्थिक स्थिति पर अल्पकालिक चर्चा आरंभ हुई। इस अल्पकालिक चर्चा में आज विभिन्न दलों के सांसदों ने अपनी अपनी बात रखी। ये अल्पकालिक चर्चा बुधवार को भी जारी रहेगी। अंत में सांसदों ने स्पेशल मेंशन के जरिए अपने मुद्दे उठाए। प्रश्नकाल विशेष में आज के लिए इतना ही। प्रश्नकाल विशेष में कल फिर हाजिर होंगे राज्यसभा और लोकसभा में सांसदों द्वारा पूछे गए प्रश्नों और संबंधित मंत्री और मंत्रालय द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण जवाबों के साथ। तब तक मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।